थैंक यू भाई, मच नीडेड। काफ़ी सारे लोग आ गए हैं, अब हम शुरू कर सकते हैं। कचेर परिवार लाइव में जितने भी लोग अभी अवेलेबल हैं या ऑनलाइन मुझे देख पा रहे हैं या मुझे कुछ देर बाद देखने वाले हैं या रिकॉर्डिंग देखने वाले, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम संदीप कुमार है, संदीप कुमार कचेर, और बाय प्रोफेशन मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, एक बैंक में जॉब करता हूँ। और उसके अलावा एक सामाजिक दायित्व तो आप लोगों ने दे रखा है, अखिल भारतीय कचेर युवा संगठन, उसका आपने अध्यक्ष बना रखा है, जिम्मेदारी दे रखी है। तो उसके बिहाफ पे भी आप लोगों से कुछ बातें मैं करना चाहूँगा। आने वाले समय में हम आगे इस पे भी डिस्कस करेंगे, इस बातों पे, इस पे भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम व्यक्तिगत परिचय से शुरू करते हैं। सो बेसिकली मेरा परिवार बाराबंकी के एक छोटे से गांव हाथी का पुरवा, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है। फैमिली मेरी वहीं रहती थी। अभी हम लोगों ने पापा मम्मी के साथ हम लोग शिफ्ट किए हैं, लखनऊ में रहते हैं। और धन्यवाद, लखनऊ में रहते हैं। और परिवार से शुरू करते हैं तो मेरे बाबा
स्वर्गीय श्री गंगा प्रसाद जी। थैंक यू। और मेरी दादी का नाम श्री सुखराजा है। और मेरे पापा 3 भाई 2 बहनें हैं। और बड़े वाले पापा के बड़े भाई तो वो अब नहीं रहे हैं, उनका नाम श्री हरिनाम जी था। अभी पापा सबसे बड़े हैं और उनका नाम श्री हरिप्रसाद जी है। और चाचा का नाम श्री जग प्रसाद जी है। मेरी 2 बुआ हैं, एक तो देवा बाराबंकी में है और दूसरी कानपुर में है। और अपनी बात करें तो हम 3 भाई बहन हैं, भाइयों में अकेला, मेरी 2 बहनें हैं। और ननिहाल साइड में बात करें तो मेरा ननिहाल कानपुर का है। कानपुर में नगर में एक छोटा सा गांव है सलेमपुर, और उस सलेमपुर में लगभग अपनी कास्ट कम्युनिटी के लगभग 50 से ऊपर घर होंगे। और उसमें लगभग लोगों की संख्या अराउंड 180 के आसपास होगी। संख्या काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पर। और एक इंटरेस्टिंग किस्सा ये है कि जब मेरे नाना ने पापा और मम्मी की शादी तय करी, तो चूँकि कानपुर एक अलग एरिया था, हमारा एरिया इधर थोड़ा बाराबंकी और लखनऊ और ये क्षेत्र था, अमेठी, सुल्तानपुर और ये रायबरेली। तो जब उन्होंने शादी की बात मम्मी पापा की जब की, तो उन लोग वहाँ के काफ़ी लोगों ने उनको बोला कि आप ना दूसरी कास्ट में शादी, चूँकि सामाजिक प्लेटफॉर्म इसलिए मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूँ, वहाँ के काफ़ी लोगों ने उनको बोला कि आपने दूसरी कास्ट में शादी कर दी है, शादी की बात चला दी है। लेकिन बाबा नाना ने देखा, यहाँ पर चीज़ें देखी और समझी उन्होंने कि लगा नहीं हमारे ही लोग हैं, सब हैं। तो उन्होंने शादी करी, अपने जो उनका दृढ़ निश्चय था उस पर टिके रहे और उन्होंने शादी की। और उससे एक ब्रिज बना कानपुर बाराबंकी इधर के उसमें। उसके बाद से लगभग अराउंड 30 से 35 शादियाँ वहाँ की लड़कियाँ यहाँ पर आई हैं, तो काफ़ी संख्या ज़्यादा है। और बात करते हैं लखनऊ की, तो लखनऊ में भी लगभग 150 परिवार हैं, 150 घर होंगे, और जिनकी संख्या लगभग 350 लोग के आसपास लखनऊ के क्षेत्र के आसपास हैं, अपने समाज के लोग हैं यहाँ पर। और दूसरा तो ये रहा सामाजिक। और बात करते हैं व्यक्तिगत खुद की, तो हम मेरी 2 बहनें, एक बड़ी दीदी है, एक छोटी बहन है, और तीनों की ही शादी खुशकिस्मत से लखनऊ लोकल में ही हुई है। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम सब लोग यहीं पर हैं, सबकी शादियां यहीं पर हो रखी है। और बड़ी दीदी की शादी जो हुई है वो अंकल लोग गोरखपुर एरिया से बिलोंग करते हैं, और जिया जी की अपनी मोबाइल की शॉप है और दीदी ने अपना पार्लर डाल रखा है। छोटी वाली की शादी जो हुई है वो अमेठी से बिलोंग करते हैं वो लोग, और अंकल भी फौज से रिटायर्ड हैं, और उनका बेटा मतलब मेरा भानोई SCL में जॉब करता है। और छोटी वाली बहन अभी अंडर प्रिपरेशन है, वो तैयारी कर रही है। और मेरी बात करते तो मेरा भी ससुराल लखनऊ में ही है। ससुर जी का मेरा नाम रामदेव शर्मा जी है, शायद आप लोगों में से काफ़ी लोग जानते होंगे उनमें। और साले साहब भी हमारे सेम बैंक में, हम दोनों लोग एक ही बैंक में काम करते हैं, सेम उससे बिलोंग करते हैं। तो ये छोटा सा इंट्रो फैमिली के लिए रहा। अब बात करते हैं अपनी स्कूलिंग लाइफ और उसके बारे में कि चीज़ें कहाँ से हुई हैं और कैसे कैसे लाइफ में हम आगे बढ़े हैं। हाँ सतीश, आपके गांव का भी नाम हम ले लेते हैं, सिमरौदा में, जो कि अमेठी में आता है। आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आप लाइव में अवेलेबल हैं, लोग हमें देख रहे हैं, सभी का धन्यवाद। और आगे बात करते हैं स्कूलिंग लाइफ के बारे में, थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा वो सब जानना, मेरे लिए भी बात करना उस टॉपिक पे। और लोग अभी जो है ना, चूंकि शिक्षा और उस सबसे ज़्यादा बिलोंग करेगा, तो बात वो थोड़ा मोटिवेट भी करेगा, थोड़ा हमको मोटिवेट भी करेगा। तो बेसिकली स्कूल की बात करते हैं।
तो मेरी पढ़ाई गांव में ही हुई है। गांव के आसपास के स्कूल जो भी अवेलेबल थे वहाँ हमने पढ़ाई करी। और हाँ, तो पढ़ाई करने के वहाँ पर पढ़ाई की, उसके बाद एक इंटरेस्टिंग फेज आता है हाई स्कूल का। हाई स्कूल आई थिंक सभी के लाइफ का बहुत एक बड़ा पड़ाव होता है, जहाँ पर हम वहाँ से आगे बढ़ते हैं। वहाँ पर चयन किए हुए विषयों के आधार पर हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो मज़ेदार किस्सा ये है कि हाई स्कूल में और मैं और मेरी बड़ी बहन दोनों एक साथ ही पढ़ाई कर रहे थे। तो और समय की बात है 2006 की बात है। तो 2004 में हम लोग हाई स्कूल में थे। मैं और दीदी हम दोनों ने एग्ज़ाम दिया और उसके बाद फिर जब रिजल्ट आया तो पता लगा कि उस समय रिजल्ट हम लोग के पेपर में आते थे। न्यूज़पेपर आता था, उसमें रोल नंबर लिखा होता था। तो उसके बाद पता लगा कि जब उसमें देखा गया तो मेरा उसमें रोल नंबर में नाम ही नहीं था, उसमें पेपर में नाम ही नहीं रहा। तो इनिशियली मैंने बोला हो सकता है ऐसा हुआ कि उसमें जगह ही ना बची हो सकता है अगले दिन आए। बट बाद में देखा गया तो मेरी दीदी पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी और वो बैड लकली वो भी मेरे साथ, हम दोनों एक साथ फेल हुए हाई स्कूल में। वो 3 नंबर से किसी सब्जेक्ट में, साइंस में 3 नंबर से फेल हुई। और मेरा मज़ेदार किस्सा ये है कि मैं जो फेल हुआ ना वो 4 विषय में था। मैं 2 विषयों में पास हुआ था, उनमें से एक हिंदी थी जिसमें 41 नंबर थे और दूसरा था मेरा एग्रीकल्चर जिसमें 38 नंबर थे मेरे। तो ये ऐसा पार्ट था जहाँ पर लगा कि शायद कुछ नहीं हो पाएगा या कैसे पढ़ाई होगी, उसमें थोड़ा सा डाउटफुल कंडीशन आ गई थी। तो लगा कि नहीं, कुछ करना है, पढ़ाई करनी है। फिर अगले साल दोबारा मौका मिला मुझे पढ़ने का, हाई स्कूल का। हमने पढ़ाई करी और कोचिंग की, थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ा और उसमें फिर अच्छे मार्क्स आए। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। तो दूसरे साल जब हाई स्कूल का देने का मौका मिला तो जो पूरे साल हमने तैयारी की उससे एक बेहतर रिजल्ट आया। और वो एक अच्छा ऐसा पड़ा था जहाँ पर हमारा बेस फिर से रीशेड्यूल हुआ और फिर से बेस हमारा बना। और पढ़ने के उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा। और उसके बाद फिर इंटर तक हमने गांव के आसपास ही वहीं पर स्कूल कॉलेज में पढ़ाई की। इंटर के बाद हम निकले यहाँ लखनऊ, बीए करना था क्योंकि आर्ट्स से हम आर्ट्स से पढ़ाई की थी। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आए। अच्छा, उस समय क्या होता था क्या, एंट्रेंस एग्जाम होते थे। तो मैंने लखनऊ में 2 कॉलेजेस में भरा हुआ था। एक तो लखनऊ विश्वविद्यालय और दूसरा एक CRPG कॉलेज, काफ़ी अच्छा कॉलेज यहाँ का, लखनऊ का है। तो हमने दोनों में एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भरा। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और अच्छा एग्ज़ाम गया मेरा, दोनों में ही मेरा नाम आया। और उसके बाद फिर हमने डिसाइड किया कि अब दोनों में नाम आया, एडमिशन किसी एक में ही लेना है। तो फिर क्या हुआ कि अब लखनऊ विश्वविद्यालय, चूँकि वो विश्वविद्यालय काफ़ी अच्छा यूनिवर्सिटी है, उसके बाद हमने वहाँ एडमिशन लिया। चूँकि गांव से बिलोंग करते थे, अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। गांव से बिलोंग करते थे और शहर आए 2006 के बाद, इंटर करने के बाद लखनऊ आए। तो क्या हुआ ना, गांव से परवरिश, पढ़ाई लिखाई, तो क्या हुआ ना, यहाँ की बोली भाषा भी समझ नहीं आती थी। समझ मतलब क्या कि मुझे शहर की ये जो हिंदी आज हम बात कर रहे हैं, ये भाषा भी बोलने में बहुत कठिनाई होती थी, या कह लो कि हम बोल नहीं पाते थे। तो स्कूल कॉलेज गए, जब कॉलेज में क्लासेस लेने गए और वहाँ पर एक और धमाकेदार चीज़ हुई। पता लगा जो भी हमने विषय ले रखे हैं उनके सारे लेक्चर जो भी हो रहे हैं ना, वो सारे इंग्लिश में हो रहे हैं और वो पूरे बाउंसर की तरह ऊपर जा रहे हैं। मतलब ये समझ में आ रहा कि मैं क्लास में बैठ तो रहा हूँ तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा।
ऐसा लग रहा कि अब तक जो हमने पढ़ा बिल्कुल अलग ही और कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन वही बात है, गांव से बिलोंग करते हैं, थोड़ा सा हिम्मत वाले हैं, जानने की कोशिश की, पढ़ने की कोशिश की, तो लेकिन शहर के माहौल में एडजस्ट करने की कोशिश की, थोड़ा सा बदलाव लाने की कोशिश की, कहीं से चीज़ें बेहतर कर सकूं। धीरे धीरे समय बीता तो थोड़ा वास्ट लेवल में था यूनिवर्सिटी, चीज़ें मैनेज करना बहुत टफ था। फाइनली ये हुआ कि जैसे तैसे करके हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया और ग्रेजुएशन मेरा 2009 में कंप्लीट हुआ। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे कि अभी मैंने हाई स्कूल के बारे में बात की, गलतियां होती हैं या कमियां होती हैं जिससे हम सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने सीखा, पास किया, आगे बढ़े। ऐसे जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ ना, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद जैसा हम सबके लाइफ में होता है कि जब तक कोई टारगेट, कोई एम, कोई डिसाइडेड नहीं होता ना, तो क्या होता है ना, एक हम चौराहे पर आके जैसे खड़े हो जाते हैं, उसके बाद हमें नहीं पता होता कि हमें किधर जाना है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम होता है, जहां पर इंटरेस्टिंग भी इसलिए क्योंकि नहीं पता है कि हम किधर जाने वाले हैं, क्या करने वाले लाइफ में हैं, कंफ्यूजन बहुत होता है। और वहां पर क्या होता ना कि प्रॉपर गाइडेंस कोई मिल जाती ना, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जहां पर हमें कोई गाइड कर सके कि करना क्या है। क्योंकि होता कि पढ़ते लिखते यहाँ पर ग्रेजुएशन तो कंप्लीट हो गया, यूजुअली हम सबके साथ होता है। बहुत सारे लोग हैं जो ग्रेजुएशन करने के बाद अब कहते हैं अब अच्छा आप करना क्या, हमें अब क्लियर नहीं हो रहा है। तो उसके बाद क्या होता है ना कि चलो ठीक है ये भी करते हैं। एक भैया मिले मुझे और कोइंसिडेंस है कि उनका भी नाम संदीप है। अगर मैं अपने स्कूलिंग इन सब के बारे में बात कर रहा हूँ तो उनका नाम ना लूँ थोड़ा बेईमानी होगा। तो उनका भी नाम संदीप है, संदीप कुमार साहू। उन्होंने मुझे गाइड किया, संदीप ऐसा करो ना कि ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा है, अभी कुछ करने की नहीं है, तो ऐसा करो आप ना बैंकिंग की तैयारी करो। अच्छा उस समय क्या होता ना, बैंक में अच्छी वैकेंसी आती थी और मौके थे, सरकारें वैकेंसी निकाल रही थी, हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। तो क्या हुआ, मैंने 2009 जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ उसके लास्ट में मैंने एक कोचिंग करी और एसबीआई की वैकेंसी आई थी, मैंने फॉर्म भरा। तो क्या हुआ, मैंने तैयारी करना शुरू किया। तो वही बात है ना कि अब स्कूलिंग ऐसा था, उसके बाद फिर अब जब कंपटीशन में आया ना, कंपटीशन की बिल्कुल चीज़ें बिल्कुल अलग, वहाँ की तैयारी कुछ अलग ही है। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे पढ़ तो रहे हैं लेकिन सब बाउंस हो रहा है। लेकिन वही बात ना कि थोड़ा सा करने के लिए कुछ और नहीं है, थोड़ा सा फोकस डालते हैं। तो धीरे धीरे समझने की कोशिश की, ऐसे 1-1.5 साल निकल गया। फिर लगा कि नहीं अब तो कुछ करना ही पड़ेगा क्योंकि मजबूरी है, कुछ और ऑप्शन है नहीं हमारे पास। तो फिर क्या किया ना, थोड़ा सा सिंसियर होके अपना तैयारी करने मैंने शुरू किया। जी शिवम भाई, सहयोग के लिए धन्यवाद, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप। ठीक है, थैंक यू। तो क्या होना, कोचिंग करनी की अब ये हुआ कि प्रीशियस टाइम आ गया, क्योंकि अब यहाँ पर अगर कुछ नहीं किया ना तो कुछ नहीं है हमारे पास करने के लिए। तो फिर चीज़ों को छोड़ा, बहुत सारी शादी पार्टियाँ, त्योहारों में लोगों से मिलना, दोस्त यार से थोड़ा कम किया, थोड़ा पढ़ाई में फोकस किया। और फाइनली क्या हुआ ना कि तैयारी करते करते एक समय आया कि कई सारे एग्ज़ाम दिए। अहमदाबाद जाके एग्ज़ाम दिया, गाजियाबाद, अलग अलग शहरों में, यूपी के अलग अलग शहरों में, बाहर दूसरे स्टेट में। पर क्या होना कि गलतियां कर रहा था, गलतियां कहाँ कर रहा था पता नहीं चला। लेकिन जब जैसे जैसे एग्ज़ाम हम लोग देते गए, वो हमारी प्रैक्टिस होती गई, और जैसे जैसे प्रैक्टिस होती गई ना तो हमें ये आकलन करने में थोड़ा सा ये मिला कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं, क्योंकि चीज़ें बार बार हो रही हैं और हम कर रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा है। तो उसका आकलन किया, उसके बाद फिर एसटी देना शुरू किया, कोचिंग में थोड़ा फोकस किया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि एक सर है, उन्होंने मुझे राय दिया कि संदीप कॉमर्शियल बैंकों में नहीं हो रहा ना, एक काम करो आप ग्रामीण बैंक में फॉर्म डालो, और वो भी बैंक कॉमर्शियल बैंक जैसे ही वहाँ भी जॉब होती है। तो क्या हुआ कि मैंने पहला फॉर्म डाला किसी ग्रामीण बैंक का, क्योंकि मुझे पहले लगता था ग्रामीण बैंक एक छोटी बैंक होती है और वहाँ का कल्चर बाकी चीज़ें कुछ आइडिया था नहीं। लेकिन हमने कहा भरते हैं, फॉर्म भरते हैं, थोड़ा सा तैयारी तो हम कर ही रहे हैं,
अगर हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर ऑलरेडी हम तैयारी कर रहे हैं बाकी बैंकों के लिए। तो मैंने फॉर्म भरा एक ग्रामीण बैंक का, और ग्रामीण बैंक का फॉर्म भरने के बाद जब एग्ज़ाम देने गए तो हम 3 दोस्त गए यहाँ से लखनऊ से, और रिजर्वेशन कराया जो कि वेटिंग में मिला हम लोग का। उसके बाद फिर क्या हुआ कि हमने चलो ठीक करते हैं, एक काम करते हैं ना, हम लोग इमरजेंसी में जो तत्काल में टिकट लेते हैं, तत्काल में टिकट लिया, बैड लकली वो भी, उसमें भी वेटिंग मिला। तो फिर क्या हुआ कि अब हम तीनों ने क्या किया कि अबे हमें एग्जाम देने जाना है, क्योंकि एग्जाम तो कई बार हमारे सामने विषम परिस्थितियां आती हैं ना, और वो विषम परिस्थितियां को जो आप पार करके आगे निकलते हो ना, कई बार हमें लगता है परिस्थितियां आती हैं हमें जज करने के लिए शायद, कि हम उसमें कैसा बर्ताव करेंगे। तो जैसे विषम परिस्थितियां आती हैं तो हम लोग क्या हुआ, चलो ठीक करते हैं एग्जाम देते हैं। तो पेपर देने गए तो पता लगा कि सीट तो मिली नहीं, और क्राउड ट्रेन में इतना ज़्यादा है। तो हम लोग ने क्या किया, अपना चादर वादर लिया, जहाँ पर ट्रेन की बोगी जो स्लीपर क्लास है, चूँकि वेटिंग का टिकट था हमारे पास, तो हमने क्या, जो मेन गली थी ना वहाँ पर हम लोग बैठ गए ज़मीन पे, क्योंकि सीट तो किसी ने दी नहीं। तो वहाँ पर ज़मीन पे बैठ गए। उसके बाद फिर अब पूरी रात का सफ़र था। उसके बाद फिर क्या हो कि हम लोग वहीं पर ज़मीन पे ही, वहीं पर जो गली थी ना वहीं पर लेटे रहे और सो गए। उसके बाद हम लोग सुबह पहुँचे हैं अलीगढ़, और अलीगढ़ में ही हम लोग का एग्ज़ाम था। वहाँ पहुँचे तो पता लगा कि 5 बजे पहुँचे, और 8 बजे के बाद हमें कॉलेज में एंट्री करनी थी। तो पता लगा कि मौसम भी थोड़ा अच्छा नहीं था, तो हम लोग स्टेशन पे अपना नहा धोए, उसके बाद नहाने धोने के बाद हम कॉलेज की तरफ चले गए और एग्ज़ाम देने बैठे। कभी कभी क्या होता है ना, चीज़ें ऊपर वाला भी आपकी मदद करने लगता है। जैसे हम लोग पहुँचे, जैसे तैसे वहाँ पर पहुँच गए, तो विंडो सीट मिली क्लासरूम के बाहर। मौसम थोड़ा बदला, गर्मी का मौसम था, लेकिन थोड़ा सा बादल वादल आ गए, थोड़ी ठंडी हवा चलने लगी। फिर क्या ना, एक ऐसा माहौल बनाना कि लाइक मन थोड़ा शांत हुआ, एग्ज़ाम देना शुरू किया। और पेपर देते देते ना एक टाइम ऐसा आया कि लाइक मुझे लगा बहुत अच्छा कर रहा हूँ, और मैंने बहुत कम टाइम में उसको मैंने पेपर कंप्लीट किया और रिव्यू किया। इतना टाइम मिल गया, मैंने रिव्यू भी किया। और एग्ज़ाम दे के जब हम लोग वापस आए तो वेट कर रहे थे। अच्छा, उसके पहले भी हमने बहुत सारे बैंकों के एग्ज़ाम दिए थे ना, तो उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो मन क्या ना, थोड़ा खिन्न हो गया था कि शायद नहीं होगा। तो इसी बीच मुझे एक मौका मिला यहाँ पर बीपीओ। उस समय कॉल सेंटर का बहुत क्रेज था लोगों में, कि कॉल सेंटर में जॉब करना। उस समय एक क्रेज था कि लाइक कुछ अर्न करना, तो वो भी बहुत बड़ी बात होती। 2009-10 की बात कर रहे हैं। तो कॉल सेंटर में भरमार थी, वैकेंसी बहुत आती थी। तो मैंने भी कहा चलो ठीक है, अभी अब यहाँ जॉब तो मिल नहीं रही, कॉल सेंटर ही करते हैं, क्योंकि लड़कों का एक अलग ही प्रेशर होता है कुछ ना कुछ करने के लिए। तो कॉल सेंटर ज्वाइन कर लिया, और कॉल सेंटर में जब जॉब किया तो इनिशियली वो हमें 10 दिन की ट्रेनिंग दे रहे थे। और जब हम ट्रेनिंग करने बैठे तो पता लगा हमें बुलाया 7 बजे, और हमें आधे घंटे के लंच ब्रेक होता था, और कंटिन्यू ट्रेनिंग चल रही थी। और ट्रेनिंग करते करते हमें ये पता लगा कि हमें 10 घंटे वहां पर सीट पे लगातार बैठना है, बस आधे घंटे का लंच ब्रेक था उसमें। मैं 2 दिन गया, 3 दिन गया, 4 दिन गया। फिर मैंने सोचा कि क्या है कि वहां पर हम 10-10 घंटे बैठ के ट्रेनिंग कर रहे हैं प्राइवेट बीपीओ उसके लिए, और हमें उस समय वो पे आउट 5,000 के अराउंड करने वाले थे, जिसमें भी पीएफ भी करता हमारा। अब मेरे दिमाग में चल रहा था कि भाई वहां पर हम 10-10 घंटे बैठ के हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, और घर पे हम क्या इतनी देर तैयारी कर रहे हैं, इतनी देर पढ़ाई कर रहे हैं। तो पता लगा कि दिल से आवाज है कि नहीं, घर पे हार्डली 4-5 घंटे भी बहुत होते थे कि पढ़ाई के, इतनी देर हम लोग तैयारी नहीं करते हैं, सच में तैयारी नहीं करते हैं। कि ठीक है, अब जब होता ना कि जब आपके खुद के अनुभव होते हैं जिसके आधार पे आप सीखते हो और आगे बढ़ते हो, तो पता लगा कि हम 10-10 घंटे वहां पर बैठे हैं और आउटपुट कुछ नहीं होने वाला है, कोई अनसिक्योर्ड जॉब है हमारी। फिर लगा कि नहीं, कसम में चल रहा था, जाऊं या तैयारी करूं, जाऊं तैयारी करूं, बहुत कसम में चल रहा था। और मैं अपने कपड़े प्रेस कर रहा था कि और साथ ही साथ मैं सोचता जा रहा हूं, और पता लगा प्रेस करते करते मैंने अपना शर्ट जला लिया। तो मुझे लगा ये डाउट है, एक पहला साइन मुझे मिला कि शायद आज मुझे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, मैं टी शर्ट पहन के निकला और मैं बाहर गया। मुझे लगा मैं फिर से एक बार तैयारी करता हूँ।
तो मैं एक जहाँ से हम लोग बुक्स खरीदते थे कंपटीशन की, वहाँ शॉप पे गया और न्यूज़पेपर लिया मैंने। एक न्यूज़पेपर जब लिया तो उसके ऊपर एक कोटेशन लिखा हुआ था। उसमें एक बहुत सुंदर लाइन लिखी थी कि क्विटर्स विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन, काइंड ऑफ ऐसा लिखा हुआ था अंग्रेजी में। फिर मुझे लगा एक ये भी एक मुझे साइन मिला, ऊपर वाला साथ एक इशारा कर रहा था नहीं भाई कि तुम्हें कुछ और भी करना है। तो मेरे जो मैंने सोचा था ना उसको एक और हिम्मत मिली, मुझे लगा इस एक मेरे लिए एक और साइन है। तो फिर मैंने क्या किया ना कि पेपर लेके आया और फिर मैं अगले दिन दोबारा कोचिंग मैंने ज्वाइन किया। और मुझे लगा कि अब मुझे नहीं, हिम्मत और साहस मिल रहा था कि मुझे तैयारी करनी, पढ़ाई करनी है। मैं अगले दिन फिर से किताब लेके दोबारा मतलब पढ़ने बैठ गया कि नहीं अब मुझे करना कुछ ना कुछ। और जब मैंने दोबारा दृढ़ निश्चय किया मुझे पढ़ना है, पता लगा कि 7-8 दिन बाद मेरा पहला एग्ज़ाम क्वालिफाई का रिजल्ट आया। और वो भी विश्वास नहीं हो रहा था कि यार ऐसे कैसे हो गया। मतलब फिर मैं बार बार उस चीज़ को, रिजल्ट को मैं चेक कर रहा था जूम करके, लाइक यार मेरा ही है, किसी और का तो नहीं है। वो एक डाउट था कि यार अभी तक तो नहीं हुआ, कैसे हो गया, खुद पे भी डाउट आ जाता है। फाइनली 2-4 लोगों से मैंने क्रॉस चेक करा कि पता लगा नहीं भाई मेरा ही है। तो ये मेरे लिए एक पहला शुरुआत हुई थी जहाँ से एक पॉजिटिव एक साइन मिला कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। फिर इंटरव्यू की तैयारी की, और इंटरव्यू की तैयारी की तो उसके बाद फिर एक दोबारा एक ऐसा एक इंसिडेंट मेरे सामने आया ना कि क्या हुआ कि जब मैं बाहर कभी निकला नहीं था, ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा ट्रेन और शेड्यूल्स इन सब के बारे में मुझे कुछ परिचय नहीं था। तो मैं निकला इंटरव्यू देने के लिए, घर से बाहर निकले, यहाँ से कानपुर गया, कानपुर से दोबारा ट्रेन मैंने पकड़ी रात के। मैं वेट करता, कोई ट्रेन मुझे मिल नहीं रही थी अलीगढ़ के लिए। फाइनली मुझे रात में एक ट्रेन मिली जो शायद बिहार से जा रही थी दिल्ली के लिए, और किसी ने मुझे बताया ये शायद आखिरी ट्रेन है, अब इसके बाद रात में ट्रेन है जो कि दोपहर बाद मुझे अलीगढ़ पहुंचाएगी। तो क्या हुआ कि अब मैंने कहा आप ठीक भरते हैं, घुसते हैं, इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। तो मैं बोगी में घुस गया, पता लगा बिहार से जो ट्रेन आ रही ना फुल ऑन भाई, उसमें कहीं बैठने की कोई जगह नहीं है। लड़ झगड़ के जैसे मैंने स्लीपर में भी जनरल जैसा हाल, मैं अंदर घुसा, अपना एक बैग लिए और जाके जैसे तैसे मैं खड़ा हो गया, खड़े होने की जगह मिली मुझे। अच्छा बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक थोड़ा सा मुझे जो नहीं भूलने वाला एक किस्सा है कि ट्रेन में एंट्री मिली और गेट पे मैं लगभग 2.5 घंटे खड़ा रहा। अब खड़े खड़े पैर ना बिल्कुल हिलने लगे, तो बैठने के लिए अब क्या किया, तो एक ट्रेन के बोगी के जो गेट होता है ना, काफ़ी मोटा हैवी गेट होता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया ना, अब गेट के ऊपर मैं चढ़ गया, गेट के ऊपर बैठ के सामने जो जाली होती है उस पर मैंने पैर टिका दिया, बिल्कुल पैर ऐसे सड़ा के मैं बैठ गया कि कुछ तो अब सहारा मिले, थोड़ा मदद मिले, मुझे थोड़ा आराम मिले, बैठने को चाहिए। और लगभग 2.5-3 घंटा मैं बैठा रहा हूँ, गेट के बिल्कुल ऊपर बैठा हुआ था, पैर सामने सटा के। और उसके बाद एक समय बाद आया ना कि अब भैया बैठा भी नहीं जा रहा है, तो धीरे से मैं अंदर आया, कोशिश लड़ झगड़ के, क्योंकि वहाँ पर बोलने पे ना बिल्कुल लोग बिल्कुल उग्र हो जा रहे थे, ऐसा लग रहा था। और उसके बाद फिर पता लगा कि मैं जाके जैसे जैसे जाके ऊपर किसी से मैंने कई लोगों से रिक्वेस्ट की, फाइनली एक ने मुझे एक सिर्फ बैठने के ऊपर जगह मिली, और जहाँ पर सामने वाली ऊपर की बोगी पे सबसे ऊपर अपर बर्थ पे, सामने वाले बर्थ पे बस ऐसे पैर टिका के मैं रुक गया। पूरी रात मैं ऐसे ही बैठा रहा, क्योंकि अगले सुबह इंटरव्यू था, तो एग्जॉस्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा फ्रेश लगना चाहिए। बट ट्रैवल ऐसा था ना कि बिल्कुल लग रहा था कि मैं पहुंच जाऊं इंटरव्यू में, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तो फाइनली क्या हुआ, थैंक यू शिवम बताने के लिए, सॉरी। तो अब क्या हुआ कि पूरी रात का लगभग जगह था। अब मुझे रात के वही 2:30-3 बजे, क्या 3 बजे के आसपास मुझे थोड़ी सी झपकी लगी, लाइक कि मुझे लगा कि मुझे नींद आ रही है, तो मैं सो गया। और अगले शायद 10-15 मिनट या आधा घंटा निकल गया होगा, और मेरी आँख खुली तो मैंने किसी से पूछा कि भैया कौन सा स्टेशन है। उस समय ऐसे स्मार्टफोन भी नहीं थे कि जिन पे मैं लोकेशन चेक करूं, कौन सा स्टेशन आने वाला, पूछना पड़ता था, विंडो से झांक के देखना पड़ता था कि कौन सा स्टेशन आया। तो किसी ने बोला ना अलीगढ़ आ गया।
अब मैंने क्या किया ना कि देखा कि किसी ने बोला अलीगढ़ आ गया था। अब मैंने क्या किया ना, टाइम लगभग 4 बज चुका था। अब मुझे तुरंत उतरना था और ट्रेन मेरी चल चुकी थी, रुकने के बाद ट्रेन चल चुकी। तो अब मैं जैसे नीचे उतरा तो नीचे सब जमीन पे लेटे हुए थे। वही किस्सा जैसे मैं एग्जाम देने गया था, सब लोग जमीन पे लेटे हुए थे मेरी तरह, इस बार भी लोग वहां पर लेटे हुए थे और ट्रेन मेरी चल चुकी। अब ये डाउट कि अगर मैं उतर नहीं पाया तो अगला स्टॉपेज मेरा गाजियाबाद, और मुझे हर हाल में इंटरव्यू सेंटर पे मुझे पहुंचना है अराउंड 8 बजे के आसपास। अगर मैं गाजियाबाद जाता हूं जो कि ट्रेन मुझे पहुंचाएगी 7 बजे, और वापस मैं आऊंगा जो कि टाइम मेरा निकल चुका होगा। अब ये थोड़ा सा इंटरव्यू छूटने जैसा हो गया। मैंने क्या किया, सोचा, कुछ नहीं सोचा कि मुझे बस इंटरव्यू में पहुंचना है। कूदते फांदते मैं, पता नहीं किसी के ऊपर मेरा पैर पड़ा, लोग गाली मुझे दे रहे थे, ऐसा मुझे लगा, कुछ सुनाई दिया। मैं बिल्कुल पागलों की तरह बस मुझे उतरना है। ट्रेन चल चुकी थी, मैंने बैग फेंका और मैं बता रहा हूं कि मैं कूद गया। मैं आप लोगों को सलाह देना चाहूंगा क्योंकि वो सीन ऐसा था ना कि मैं सोच नहीं पा रहा था कि बस मुझे पहुंचना है। और जब मैं गिरा हूं ना, गिरने के बाद गुलाटी मार के मैं बिल्कुल ऐसा लगे कि बस खड़ा हो गया हूं। मतलब मुझे ये था कि बस उतरना है। पहले बैग फेंका, फिर मैं कूदा, तो बस वो एक सीन था। हाँ, तो वहां से निकला, फिर एक जानने वाला दोस्त था, मैंने उसको फ़ोन किया, उसके रूम पे मैं गया, नहाया धोया, उसके बाद फिर इंटरव्यू के लिए गया। बिल्कुल राजा बाबू बन के, जैसे नए नए लोग बनते हैं कि हाँ एग्ज़ाम इंटरव्यू देना है। अब मैं एक चीज़ शेयर करूंगा कि जैसे आज का हमारा ये लाइव सेशन चल रहा ना, बिल्कुल मेरे इंटरव्यू जैसा था। जैसे कि मन में चल रहा था कि बड़ा कसमकस था, एक्साइटमेंट भी थी कि इंटरव्यू देना है, और नर्वसनेस बहुत ज़्यादा थी कि पहली बार है, जॉब है, प्रेशर है। तो उस टाइम को मैंने फील किया है और मैं इंटरव्यू पहुंचा और पता लगा वहाँ पर भाई एक से एक टैलेंटेड बंदे मतलब इंटरव्यू देने आए हुए हैं। फिर एज यूजुअल मेरा इंटरव्यू गया। मैंने बताया जैसा कि मैं गांव से हूँ, खेती होती का घर पे सब चल रहा था, जो वही मैंने लाइव में देखा है। तो इंटरव्यूअर ने काफ़ी कुछ मतलब मेरे से रिलेटेड पूछा सब्जेक्ट, तो ये सब चला। और फिर अपना एग्ज़ाम दे के मैं अपना वापस लखनऊ आ गया। ठीक है, दोबारा तैयारी में लग गया कि मुझे एग्ज़ाम देना है, और फिर से चूँकि अभी कंफर्म नहीं था कि मेरा हो ही जाएगा, तो दोबारा तैयारी कर रहा था और मैं आगे। उसके बाद फिर फाइनली रिजल्ट आया, और मेरा रिजल्ट का जो न्यूज़ थी ना, वो मेरे साले साहब जो कि आशीष जी हैं, वो सेम बैंक, हम दोनों सेम बैंक में काम कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भाई तुम्हारा हो गया। और मुझे अगेन विश्वास नहीं हो रहा था कि हम लोग डिस्परेट थे कि जॉब चाहिए। वो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कैसे हो गया। रात के 8 बजे के अराउंड था। अच्छा, उस समय जो भी चीज़ होती थी ना, तो भाग के हम लोग को साइबर कैफे जाना पड़ता, चाहे फॉर्म भरना हो, चाहे रिजल्ट देखना, जो भी था। तो मैं भाग के तुरंत 8:30 के आसपास राजीपुरम में गया, एक साइबर कैफे में। वहाँ पर मैं इतना एक्साइटेड था कि मैं अपना देख भी नहीं पा रहा था। फिर मैंने साइबर कैफे वाले भैया को बोला कि भैया ज़रा देखना, ये मेरा रिजल्ट आया है। तो उन्होंने देखा, और जब मैं उसको क्रॉस चेक बार बार कर रहा था तब भी भरोसा, मैंने प्रिंट निकाला और प्रिंट करके मैं उसको हाईलाइट करके मैंने भैया से बोला, देखो भैया ये जो मैंने लिखा यही मेरा सेम चीज़ है ना। उन्होंने कंफर्म किया, और फिर मैं भाग के वापस घर आया। घर पे आके, उससे पहले मैंने घर पे बताया नहीं था कि मेरा रिजल्ट आया, जो भी था। जब मैं घर पे आया हूँ और मम्मी को मैंने बोला कि मम्मी मेरा हो गया सिलेक्शन, मम्मी वाज कुछ बिल्कुल इमोशनल होके, वो उनकी आंखों में आंसू आ गए कि बिल्कुल भावुक हो गई वो। तो ऐसा कि वो उनका
एक भाव था ना कि लाइक कि कुछ होना चाहिए। मम्मी ने हमेशा बहुत सपोर्ट किया है मेरी। वो ठीक है, फिर उसके बाद फिर दिसंबर में ज्वाइन करना था मुझे, 2011 की बात है। फाइनली मैं बैग वैग तैयार किया, ठीक है अब जॉब करना है, निकल गया घर से बाहर। अर्ली एज थी मेरी, बहुत बड़े नहीं हुए थे, तो निकल के तैयारी करने के लिए फिर अपना। अच्छा हुआ क्या था कि जब हम लोग तैयारी कर रहे थे ना, मैं दो चीज़ें मैं फिर से रिपीट करूँगा, क्योंकि ये सब कहानी बताने के पीछे मोटिव ये है कि एजुकेशन और आपका जो पढ़ाई के प्रति जो आप एफर्ट डालते हो, जो कोशिश करते हो, वो आपका पे बैक होता है, वो कभी वेस्ट नहीं जाता है। मैं यही कहना चाह रहा था कि एक बार जब हाई स्कूल में फेल हुआ तो मैंने जब तैयारी की तो जी जान से करी, उसका रिजल्ट आया और मैं इंटर तक बहुत अच्छा पढ़ने वाला ऐसा बन गया। लेकिन जब लखनऊ आया था ना, तो यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी चीज़, तो थोड़ा सा चीज़ें मैं संभाल नहीं पा रहा था, क्योंकि यहाँ की बोली भाषा मैं नहीं बोल पा रहा था, लोग मजाक बना रहे थे, लोगों को फेस नहीं कर पा रहा था, उनसे बात नहीं कर पा रहा था। तो ग्रेजुएशन हार्डली मैंने किया, लेकिन ठीक है ये हो गया था। तो ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हुआ था। तो मैं दो चीज़ कर रहा हूँ कि मैंने इंटर में अच्छी तैयारी करी थी, उसके बेस पे मैंने बस ये कॉन्फिडेंस था कि ग्रेजुएशन तो मैं कर ही लूँगा, मैं नंबर 1 या फर्स्ट डिवीज़न नहीं आऊँगा, लेकिन पास तो मैं हो जाऊँगा, इतना विश्वास था मुझे। और मैंने वही हुआ मेरे साथ, हार्डली सेकेंड डिवीज़न निकाला मैंने। तो वही चीज़ है ना कि वो मैंने जो इंटर में पढ़ाई की वो मेरे ग्रेजुएशन में मेरे काम आई। और मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो मैंने कंपटीशन में तैयारी करी वो मेरे वर्किंग, जब मैं ग्रामीण बैंक में काम कर रहा था तब वो मेरे काम आई, वो आगे मैं बताता हूँ। तो जब मैं घर से बाहर निकला ना, तो मैं, पापा मम्मी लोग सब लोग मुझे आए थे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने के लिए, और उसके आगे की जर्नी मुझे अकेले ही तय करनी थी। समहाउ कि पापा को विश्वास था, मम्मी को भरोसा था कि ये अकेले मैनेज कर लेगा, तो वो आए थे मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन चारबाग तक। मैं निकला और मैं पहुंचा ज्वाइनिंग करने के लिए एक नए शहर में। वहां पर गया ना, बिल्कुल यूनिक, मुझे हर किसी से प्रेम, ऐसा जो भी मिल रहा था ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा कि मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया और मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं किसी को नहीं जान रहा हूँ, लेकिन सब मुझे प्यारे लग रहे हैं और यूनिक लग रहा है। मैं बस लोगों को देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और मैं बहुत समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्या है, दुनिया क्या है, मैं कहाँ से निकला हूँ, कहाँ आया हूँ, ये लोग कौन है। तो मैं वहाँ पहुँचा उस शहर में, तो जहाँ पर मुझे टैक्सी वाले ने उतारा ना मुझे, तो वहाँ एक सामने मंदिर था और लोग सारे ऐसे थे जिनको मैं किसी को नहीं जानता था। तो मैं पहुँचा वहाँ पर मंदिर के बाहर, तो देखा, मैंने मंदिर में एंटर किया कि लाइक चलो ठीक है, पहली ज्वाइनिंग आप बैंक ज्वाइन करने जा रहे हैं तो प्रार्थना कर लेते हैं। और मैं मंदिर के अंदर गया तो वही सब मूर्तियाँ जो लखनऊ में थी, यहाँ थी, वहाँ, मतलब सब जानी पहचानी लग रही थी, सब ऐसा लग रहा देख के मुझे आशीर्वाद दे रही हूँ, और मैं बहुत हैप्पी साउंड कर रहा हूँ, अंदर से मुझे अच्छा लग रहा है। और उसके बाद मैं ऑफिस पहुँचा, ज्वाइन किया। वहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा था, काफ़ी कोऑपरेट कर रहे थे, उन्होंने मुझे बहुत बैंकिंग की बेसिक और चीज़ें सिखाई। तो उसके बाद फिर क्या हुआ ना कि उसके बाद भी हम फॉर्म भरते जा रहे थे कि कुछ इससे थोड़ा अलग करें, और थोड़ी बहुत तैयारी हो पाई, क्योंकि काम करते करते पढ़ाई थोड़ी कम हो पा रही थी। लेकिन क्या हुआ ना कि एग्ज़ाम देते देते ना, फाइनली फिर ये हुआ कि एक एग्ज़ाम निकला, इंटरव्यू भी देने गए, वो भी पास आउट किया। और पास आउट करने के बाद क्या हुआ कि दोबारा मुझे मौका मिला अपने पसंदीदा बैंक में काम करने का। मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत शुरू से बहुत पसंद आती थी, पता नहीं क्यों, शायद कलर की वजह से, जो भी था, यही कलर उसका भी था, बहुत प्यारा कलर है। और मैंने ज्वाइन किया, अब अपने उस बैंक में हूँ जहाँ पर जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है।
तो इस सब जर्नी के बारे में बताना इसलिए भी थोड़ा ज़रूरी समझ रहा था कि जो आप हार्ड वर्क करते हो वो पे ऑफ होता है, आपको वापस मिलता है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए मैंने बहुत मेहनत नहीं की, जो मैंने पहले मेहनत की उसका परिणाम था कि मुझे मिला एक चीज़। सर जी आज लिखना है आपको, मुझे लिखना पसंद है वैसे राज भाई, तो मैं इसके भी बारे में आपको बाद में कुछ एक मैं बोलूँगा। तो ये मेरी रही बैंकिंग करियर या मुझे करियर के बेस्ड मेरी छोटी सी जर्नी जो मैंने सीखा है। भगवा रंग है भैया, बहुत प्यारा है। तो इस तरीके से मेरी प्रोफेशनल जर्नी थी और मैं आगे बढ़ा। अभी क्या है ना कि करंटली मेरी पोस्टिंग ना लखनऊ में है, लोकल। मैं परिवार में यहीं पर रहता है, तो मैं उनके साथ स्टे कर रहा हूँ और मैं अपना बैंकिंग कर रहा हूँ। सहयोग के लिए धन्यवाद, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है आप सबको देख के। आप सबके कमेंट बहुत मोटिवेट कर रहे हैं मुझे, धन्यवाद। अब मैं वापस आता हूँ। ये तो शिक्षा की बात हो गई, ये जो मेरी जर्नी थी। एक कॉमन बात करते हैं कि एजुकेशन एसेंशियल क्यों है, ज़रूरी क्यों है। 2-3 टॉपिक है, 2-3 मेरे विचार हैं जो मैं यहाँ पर व्यक्त करना चाहूँगा। एक तो B.R. अम्बेडकर, हम सबके संविधान निर्माता, उसमें टीम में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। उनकी एक लाइन है जो सेइंग है, बहुत अच्छा कोटेशन उनका है। वो ये है कि शिक्षा वह चाबी है जो ज्ञान के दरवाजे खोलती है। ये बहुत सुंदर लाइन है, सही बात है। शिक्षा ना आपको अवेयर करती है, जागरूक करती है, तर्क देने की क्षमता देती है, हिम्मत देती है। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात है आज के समय में आपका ना तार्किक होना। चूंकि ज्ञान आजकल हर जगह मिल रहा है, सोशल मीडिया में तो भरमार है। हर कोई, हर दूसरे ग्रुप में हर दूसरा व्यक्ति आपको बस गुड मॉर्निंग के साथ एक ज्ञान दे रहा है। लेकिन यहाँ पर आपका बेसिक एजुकेशन, आपकी शिक्षा ही है ना जो आपको उसमें समझने की क्षमता देती है, किस चीज़ को मानना है, किस चीज़ को नहीं मानना, किस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना लाइफ में, उसमें चिंतन करने का, तर्क करने का, ये आपको मौका देती है या आपको सपोर्ट करती है। अच्छा, शिक्षा से मतलब जब हमारा है तो आज के समय में 2-3 चीज़ें हैं। एक तो आपकी हो गई कि आपकी व्यवहारिक शिक्षा, एक हो गई कि आपको प्रोफेशनल, जिससे आपकी व्यवसाय, आपका घर परिवार या नौकरी के लिए। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि शिक्षा का मतलब केवल ये नहीं है कि आप सिर्फ नौकरी करो या किसी पद पे, प्राइवेट या गवर्नमेंट, उससे कोई वो नहीं है, लेकिन आप बिजनेस भी कर रहे हो। मैं इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं करता हूँ कि जो बिजनेस कर रहा है, नौकरी कर रहा है, कोई ऊपर नीचे है, कोई है। हर कोई अपनी लाइफ में अपना बेस्ट कर रहा है। और लेकिन शिक्षा ना, आप अर्निंग करके, एक सबसे बड़ी बात है ना कि आप जब पैसा कमाते हो बिजनेस के थ्रू भी, तो वो आपको ना सिर्फ कॉन्फिडेंस देता है, हिम्मत देता है। मतलब आपको, आपके अंदर बोलने की हिम्मत आ जाएगी। जैसे जैसे आप पैसा कमाओगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको सबके सामने बोलने के लिए। लेकिन क्या बोलना, क्या नहीं बोलना, ये जो इसके बीच में जो बारीकी है ना, वो शिक्षा ही आपको हिम्मत देती है या सहयोग करती है कि आपको क्या बोलना, क्या नहीं बोलना है। पैसा और सबसे बड़ी बात है ना कि पैसा कमाने के बाद आत्मबल बहुत बढ़ जाता है। और यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा ना कि आत्मबल या सेल्फ कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस बोलोगे ना, वो
एक ऐसा कह सकते हो कि एक पागल के अंदर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो उसके अंदर मतलब स्पीक आउट, जो अपने आवाज़ बोले आपको सोचेगा नहीं, कुछ बोल देगा। लेकिन जो तर्क करने की, दोबारा मैं बात कर रहा हूँ, क्षमता, जो चीज़ें आती हैं वो बेसिक एजुकेशन के थ्रू ही आती है। वो एजुकेशन ही देता है। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई पढ़ाई ज़रूर करना। आप एक तो एकेडमिक एजुकेशन जो कि आपका बेस होता है उसकी तैयारी करना। उसके बाद आपको जो भी है, आप बिजनेस करना चाहो बिजनेस करो। ये उसके बाद तय करो कि आपको जॉब करना है या अपना बिजनेस करना है। और धन्यवाद पूरन जी, अच्छा मोटिवेशन है नई पीढ़ी के लिए। मैं बस अपनी बात बोल रहा हूँ या अपने अनुभव के द्वारा अपनी बातें व्यक्त कर रहा हूँ। हो सकता है किसी एक व्यक्ति को भी अगर ये बात अच्छी लग गई तो शायद मेरा बोलना सफल हो जाएगा, या इससे ज़रा भी कोई मोटिवेट हुआ तो बोलने का पर्पस पूरा सॉल्व हो जाएगा। और एजुकेशन की ही बात कर रहे थे हम लोग। तो ये हो गई आपका व्यवहारिक एजुकेशन हो गई। अब हम बात करते हैं समाज। और चूँकि एक आप लोगों ने हमें जिम्मेदारी भी दे रखी है, और ये बहुत खूबसूरत है। और इस सब के लिए आपका धन्यवाद, जितने भी लोगों ने सहयोग किया है। बात करते हैं अपने समाज की, अपने समाज कचेर परिवार की, जो कि दूसरे जगहों पर हैं। यूपी में बहुत अच्छी संख्या है लोगों की, यूपी के बाहर भी है। और ये जैसे से अच्छा, सोशल मीडिया की एक बेस्ट चीज़ ये है कि सोशल मीडिया के थ्रू ना हम लोगों ने लोगों से कनेक्टिविटी मिली है, बहुत सारे लोगों को जाना है। और हमारे बहुत सारे लोग मिले हैं जो हमारी कास्ट कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, और उनसे हम लोगों का परिचय हुआ है। तो इससे हमारा दायरा थोड़ा सा बड़ा है। तो ये और हम लोग आज भी अभी हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं। सोशल मीडिया का बेस्ट एग्जांपल है, इसके थ्रू इतने सारे लोगों से एक्सेस हो रहा है, हम लोग उनसे बात कर पा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा है। तो बात कर रहे थे अपने समाज की, और इसमें एक जिक्र करेंगे। देखो, मैं जॉब में हूँ, सर्विस में हूँ, तो मैं रिजर्वेशन और उस वर्ग की बात ज़रूर करूँगा जहाँ से लोग बिलोंग करते हैं और एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं, या गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो इनिशियली मेरे पास राजस्थान से, मैं नाम नहीं लूँगा, 2-3 लोगों का मेरे पास फ़ोन आया, और वो लोग बात कर रहे थे कि वो लोग अपने आप को ना सवर्ण वर्ग में लिखते, सवर्ण वर्ग में, वहाँ पर शायद कचेर या कचेरा जो भी है वो सवर्ण वर्ग में आता है। लेकिन वो लोग कह रहे थे कि भैया आप लोग अगर सहयोग करो और बात करो और लोगों से चर्चा करो, तो हम लोगों का ना जो बच्चे कंपटीशन में हैं या आर्थिक स्तर पे पीछे हैं, उनको थोड़ा मदद मिलेगी समाज के मुख्य धारा से जुड़ने के लिए। तो मैं व्यक्तिगत तौर पे एक बात बोलना चाहूँगा कि देखो, ज़्यादातर हमारे यहाँ यूपी में तो कचेर बिलोंग करता है ओबीसी कम्युनिटी को, और दूसरे प्रदेश में भी शायद ऐसा ही है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने आप को ना सवर्ण वर्ग में काउंट करते हैं, और एक ईगो कह लो या कह ले आर्थिक आधार पे थोड़े मजबूत है, तो उनको लग रहा है कि ये चीज़ बहुत फेवरेबल है उनके लिए। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि
दो चार निम्न वर्ग के लोगों को भी अगर ओबीसी में आने के बाद उनके परिवारों की स्थिति या उनके बच्चों को जॉब मिलती है, तो मैं तो ये बोलूँगा कि भाई अपने ईगो को थोड़ा सा साइड में रखो। जो आप लोग एक्चुअल में हैं या हम लोग जो एक्चुअल में हैं वो लिखना शुरू करें, बच्चों को मौका मिले, जैसे कि मुझे मिला है। आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे मैं कह भी पा रहा हूँ। ऐसे ही हमारे जो दूसरे भाई हैं उनको मौका मिले आगे आने का। हाँ, कुछ लोग फर्जी राजपूत या समथिंग कुछ लगाते हैं, बट मैं अनुरोध करूँगा उन सब लोगों से कि अपने पर्सनल व्यक्तिगत ईगो, या आप अगर बहुत अच्छा कर रहे हैं तो वैसे भी आपकी ख्याति बहुत अच्छी होगी, लेकिन आप उनको मौका दो, या आप ऐसे लोगों को सहयोग करो कि ताकि वो आगे आए, है ना। एक बात। दूसरी बात, हाँ, काफी लोग हैं जो जनरल कैटेगरी लिखते हैं और काफी ये मिक्स ओपिनियन है। काफी लोग ओबीसी में आना भी चाहते हैं, काफी लोग निकलना चाह रहे हैं। बस हम ये चाहते हैं कि अपना जो कास्ट कम्युनिटी है ना, ये बस आगे बढ़े, फ्रंट पे आए, है ना। लोग समाज की मुख्य धारा से जुड़े। एक बात। दूसरा, एक बात मैं और बोलना चाहूँगा। जनरल ओबीसी लड़ाई बहुत शानदार का है। ओबीसी एक मेरे व्यक्तिगत, अच्छा ये तो हो गई समाज की बात। हम इसको प्रमोट करने के लिए हम बात करेंगे, क्योंकि मैं अखिल भारतीय कचेर युवा संगठन का अध्यक्ष भी हूँ, तो उसके तरफ से मैं कचेर समाज के सभी यूथ या बाकी लोगों से मैं आह्वान करूँगा या रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लोग आए, इस संस्था से जुड़ें, स्पेशली यूथ, हमसे कनेक्ट हो, हम ज़रूरतमंदों तक पहुँचें, उनको आर्थिक स्तर पे या प्रोफेशनल स्तर पे जो भी हम लोगों से जो चीज़ें हो सकती हैं, हम लोग उनको मदद करें। जैसे अभी एक लेटेस्ट में एक लड़का है, हम लोग सादा सबने हम सब जानते हैं उसको, या सोशल मीडिया पे देखा है, विवेक के नाम पर है, जो कि कौशाम्बी इधर प्रयागराज से बिलोंग करता है। वो मैराथन में दौड़ा है लगभग, और 8वीं रैंक उसने प्राप्त की। ये उसके लिए अचीवमेंट है, उसके लिए क्या, हम सबके लिए अचीवमेंट है, और उसने बहुत अच्छा काम किया है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पहले तो एक व्यवस्थित होकर एक संस्था से जुड़ें और वहाँ पर लोगों को प्रमोट करें, और ज़रूरतमंद लोगों की हम लोग मदद करें। पहले तो हमें उनके बारे में जानकारी मिले और ऐसे लोगों को प्रमोट करें। तो अपने स्तर पे हम लोग जैसा भी है हम लोग कर रहे हैं, उस भाई को सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग भी करिएगा, जिस भी लेवल पर जो जितना भी कर सकता है, या ऐसे कोई भी व्यक्ति हो, जरूरी नहीं एक वही व्यक्ति, मतलब कोई भी हो सकता है, किसी भी क्षेत्र से बिलोंग कर सकता है अपने समाज का, हमें उसको सहयोग करना चाहिए, है ना, ताकि लोग और आगे आएँ। और बहुत सारे समाज हैं जो जिन्होंने अपना एक बेंचमार्क सेट किया है। वो तय करते हैं कि अपने ही कास्ट कम्युनिटी को थोड़ा सा और बेहतर करें, स्पेशली जो ऐसे व्यक्ति जो नीडी हैं उनको सहयोग करें, है ना। तो आप सब लोग एक व्यवस्थित होकर एक संस्था के माध्यम से इसमें आके जुड़ें और आगे बढ़ें। और युवाओं से मैं विशेष आग्रह करना चाहूँगा, वो एक व्यवस्थित तरीके से हम लोग के संगठन से जुड़े। और जब हम संगठन की बात कर रहे हैं तो मैं व्यक्ति विशेष के रूप में उन सभी छोटी या बड़ी इकाइयों का धन्यवाद दूंगा, वो चाहे प्रदेश स्तर पे हो या जिले स्तर पे हो या ब्लॉक स्तर पे जो भी काम कर रही हैं, या देश के स्तर पे हो।
समाज को, अपने समाज कचेर समाज को प्रमोट करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए, मुख्य स्ट्रीम में लाने के लिए जो भी संस्थाएं काम कर रही हैं, मैं उन सभी का धन्यवाद दे रहा हूं और अपनी तरफ से जो भी सहयोग होगा करने के लिए मैं तत्पर हूं, आगे आऊंगा। और इन सब का स्वागत भी है, अभिनंदन भी है, वो किसी भी स्तर पे काम कर रहे हो, लेकिन उनका मोटिव होना चाहिए जो निम्न वर्ग है, जो पिछड़े हुए हैं, या ऐसे लोग जो मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, उनको प्रमोट करना, उनको आगे लेके आना, ऐसा मोटिव होना चाहिए। ना कि सिर्फ और ऐसे लोगों को भी ना किसी भी संस्था में आगे आना चाहिए जो जागरूक हैं। और दूसरा, थोड़ा सा मैं व्यक्तिगत रूप पे सब ऐसे सब संस्थाओं में जो भी व्यक्ति हैं जो सिर्फ पद और उसके चक्कर में बैठे हुए हैं, उसके लोभ में बैठे हुए हैं और उनको काम नहीं करना है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे सभी लोग, जो भी मुझे लग रहा ना कि सिर्फ पद के चक्कर में बैठे हुए ना, भैया पद छोड़ो या प्रमोट करो, लोगों को आगे लेके आओ, है ना। ये चीज हमें करनी है, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारा मोटिव है ना, वही सॉल्व नहीं हो पा रहा है। पता लगा कुर्सी पे लेके हम बैठ गए और हम काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, काफी बड़े स्तर पे लोग बैठे हुए हैं और काम नहीं कर रहे हैं। मैं अभी किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, बाकी समझदार के लिए इशारा काफी है ना। क्योंकि हमारा जो मोटिव है कि ऐसे लोगों को मुख्य धारा में जोड़ना, लेकिन पता लगा सिर्फ वो सीट पे लेके बैठे हुए, कुछ हो नहीं पा रहा। अभी हम लोगों ने समाज ने एक सतना में एक प्रोग्राम किया था, मेधावी छात्रों को प्रमोट करने के लिए, उनको पुरस्कृत करने के लिए, और उसी का एक छोटा हिस्सा हमारा संगठन भी बना, अखिल भारतीय कचेरी युवा संगठन, उसमें भी शामिल हुआ। और ये एक ऐसा प्रोग्राम था जो बहुत सफल रहा। हम लोग शामिल हुए, लोगों ने पार्टिसिपेट किया, हर तरीके के मतलब डिफरेंट प्लेसेस से लोग वहाँ पर आए। और लोकल के वहाँ पर मैं धन्यवाद दूंगा सभी लोगों का जिन्होंने प्रोग्राम में हिस्सा लिया, अपना कंट्रीब्यूशन दिया, अपना समय दिया, आर्थिक रूप से मदद किया, मध्य प्रदेश में इसको बहुत सफल बनाया। और ऐसे प्रोग्राम मैं चाहूँगा कि कोई भी संस्था हो, चाहे छोटी हो, चाहे प्रदेश स्तर पे हो या राष्ट्रीय स्तर पे हो या फिर जिला स्तर पे हो, ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए। और ऐसा हम लोगों ने किया और हमें लग रहा कि ऐसे ही प्रोग्राम छमाही या वार्षिक स्तर पे होने चाहिए, प्रदेश स्तर पे हो, राष्ट्रीय स्तर पे हो, लेकिन ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए। अब मैं संस्था से जुड़ा हूं, तो मैं 2-3 जो हमारे की पॉइंट है, की पर्सन है, मैं उनका नाम मुझे लग रहा है कि जरूर लेना चाहिए। जो हमारे अखिल भारतीय कचेरी युवा संगठन के वो हैं, तो अध्यक्ष के रूप में तो मैं हूं स्वयं संदीप कुमार कचेर, लखनऊ से बिलोंग करता हूं। साथ ही साथ हमारे 3 उपाध्यक्ष भी हैं। सतीश जी फिलहाल दिल्ली में हैं, राहुल जी और सुमित जी, ये लोग मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। शिवम जी सचिव हैं, बहुत अहम पोजीशन है इनका और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने उस पद के लिए। हमारे कोषाध्यक्ष जी पंकज जी, आउटस्टैंडिंग, बहुत कंट्रीब्यूशन, चीज़ें बहुत ईमानदारी से, बहुत बेहतर लीडरशिप में वाले ऐसे लीडर हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। लेखा परीक्षक में हमारे प्रिंस जी हैं, आउटस्टैंडिंग काम है इनका भी, ईमानदार, कर्मठ। और ये जो हमारी छोटी सी टीम है, हम चाह रहे हैं इस टीम को हर प्रदेश स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे और जिले स्तर पे इसको और आगे लेके जाना और बढ़ाना इस चीज़ को। तो मैं फिर से खासकर विशेष रूप से युवाओं से मैं आग्रह करूंगा और मेरा निवेदन है कि लोग आएँ और हमसे जुड़ें। और रही बात, जब हम एक संस्था के रूप में काम कर रहे हैं तो हमारे पास फंडिंग की बहुत ज़रूरत है। हम छोटा प्रोग्राम करें या बड़ा प्रोग्राम करें, फंडिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम एक ऑर्गेनाइज होके काम करना चाहेंगे जहां पर फंडिंग का और इस सब को पूरी पारदर्शिता से काम करे, वो प्रदेश स्तर पे भी, राष्ट्रीय स्तर पे और जिला स्तर पे भी। तो फंडिंग के बारे में आप सदस्यता शुल्क भी हम लोग कर सकते हैं, जो कि बहुत नॉमिनल रखेंगे, हो सकता है, ऐसा मेरा विचार है कि हर कोई इसमें आए
और बाकी हम लोग स्वेच्छा से मासिक स्तर पे या फिर अपना कोई विशेष प्रोग्राम, बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गई, या कोई विशेष उपलक्ष्य, या आपका जब भी कोई ऐसा आपको लगे कि आपको समाज के लिए आपको डोनेट करना है, तो हम अभी उस पर बाद में बात करेंगे कहाँ पर आपको आप अपना आर्थिक सहयोग दे सकते हैं। वो हम उस पर बाद में आपको लिंक मिलेगा। अमाउंट का भी अभी हम कोई ऑफिशियल वैसा कुछ बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अभी स्वैच्छिक और इच्छा के स्तर पे बात कर रहे हैं, जहाँ पर चूंकि आर्थिक स्तर पे हम मजबूत होंगे तो ही हम चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं। ये बहुत बेसिक सी बात है। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, और एक मेरा विचार और आया है, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो लिखना, आर्ट, ड्राइंग करना, या बहुत सारी महिलाएं, महिला शक्ति की हम बात कर रहे हैं, वो अपने उनका व्यक्तिगत प्रोफेशन कुछ हो सकता है, या फिर गृहिणी हैं जो भी हैं, तो और या फिर कोई भी पुरुष या कोई भी महिला जो व्यवसायिक हो, या घर में कुछ हो, या कोई छात्र, या कोई बड़ा बुजुर्ग, कोई भी अपनी बातें, अपने विचार एक ऑर्गेनाइज तरीके से बात कह ले, कोई पोएट्री के रूप में, कोई अपना प्रोज लिख दे, कोई लिखित में दे दे, या कोई अपना ड्राइंग, या कुछ। मुझे ऐसा, मैं ये सब बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है या ई मैगजीन या कोई मासिक पत्रिका हमारे कचेर समाज से निकलनी चाहिए। मुझे अभी जानकारी नहीं कोई ऐसा निकलता भी है या उसके बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। मैं इसके बारे में एक कहूँगा कि शायद हम इस पे भी काम करें। शायद कुछ ऐसे भी लोग होंगे बहुत अच्छा लिखते हैं, कुछ ऐसे लोग होंगे बहुत सारी अच्छी रचनाएं लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं। ये बहुत ऐसी गृहिणी हैं जो खाना बनाने में कुछ उनकी रेसिपीज हो सकती हैं, महीने में एक रेसिपी जो बहुत बेहतर लगे उसको ऐड कर सकते हैं। या कोई छात्र हो, उसकी ड्राइंग या उसके विचार, कविता, पोएट्री, एनीथिंग विच हम ऐड कर सकते हैं, वो ई मैगजीन के रूप में भी। और अगर ये हमारा सफल रहता है तो हम इसको पत्रिका के रूप में भी, हम लोग हार्ड कॉपी के रूप में भी इसको चला सकते हैं। ऐसा एक मेरा विचार है। मे बी हम लोग इस पे बात करेंगे। मैं एक व्यक्तिगत विचार के रूप में इस चीज़ को मैं यहाँ पर केवल शेयर कर रहा हूँ। मैं एक दो पॉइंट अपने जो देख रहा हूँ, शायद मैं उसे उसको मैं पूरी बात कंप्लीट कर पाऊँ। मेरे विचारों के सहयोग के लिए आप सभी का धन्यवाद। संगठन के में सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। हाँ, मैं ये ई मैगजीन का थॉट जो है ना, ये मेरी वाइफ का है, अंजू शर्मा। वो मैंने अपने व्यक्तिगत बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन ये पॉइंट मेरा बाकी रह गया था। थैंक यू। मतलब मैं हार्ड कॉपी या उसके पत्रिका के बारे में बात कर रहा था, लेकिन ई मैगजीन की शुरुआत कर सकते हैं। ये विचार मेरी वाइफ का है। शी इज़ वंडरफुल, बहुत अच्छी लेडी है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी क्रिएटिव है और बहुत सारी चीज़ों में एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं। सो ये उनका विचार है और इस विचार के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। और टाइम अभी हमारा हो गया है, हमने ऑलमोस्ट 1 घंटा कवर कर लिया है, लेकिन बेसिक सी 2-3 चीज़ें और भी हैं जिन पे मैं बोलूँगा। 1 मिनट। मुझे माफ़ करना, मैंने किसी का मैं कमेंट पढ़ नहीं पाया, बस बोलने में ही मैं ध्यान मेरा रहा। और आप सब ने बहुत सुंदर सुंदर कमेंट किए हैं और प्रतिक्रिया बहुत सुंदर थी। मैंने आग्रह किया था कि काफ़ी लोग मतलब मुझे सपोर्ट करें और काफ़ी अच्छा लगा।
बहुत सुंदर, आप सभी का आभार। समाज की पत्रिका था, उसमें भी घोटाला नहीं। हमें इस सब चीज़ों को बहुत ही पारदर्शिता के साथ और एक नेक विचार के साथ हमें इस चीज़ को करना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ की पर्सन है, उनका मैं अगर धन्यवाद ना करूँ तो हमारे यहाँ ये लाइव अधूरा रह जाएगा। इस सब का जो माध्यम है अभी जिसके थ्रू हम बात कर रहे हैं, या आप लोग जो भी देख पा रहे हो, राज भाई हम सबके मेंटोर और हाईली डेडिकेटेड पर्सन। मैं व्यक्तिगत तौर पे भी उनको बहुत जानता हूँ और काफ़ी छोटे से हम लोग देखते हैं एक दूसरे को, और डायनामिक वो जैसा काम कर रहे हैं ना, जो अपना समय जो दे रहे हैं समाज के लिए। देखो लोग, हम सब भी अपना अपना काम कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप में काम कर रहे हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए कभी कभी सोच के काम कर रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो हाईली डेडिकेटेड है समाज के प्रति। जी राज भाई, आपका बहुत बहुत आभार। आप जैसे मोटिवेट करते हो ना, लोगों को इनकरेज करते हो फ्रंट पे आने के लिए, मोटिवेट करने, मतलब मुख्य धारा से जुड़ने के लिए, ये आपका, मैं शायद शब्द मेरे पास कम है इसको बोलने के लिए। आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे संगठन में मैंने 3 लोगों का नाम मैं लेना भूल गया, जो कि हमारे मेंटोर के रूप में काम कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है वो तीनों ही लोग। हमारे सबके बहुत चहेते राम भैया, राम वदन जी, बहुत बेबाक और अपनी बातों को बिल्कुल बेबाकी से बोलने वाले, बिना फिल्टर, हमारे हम सबके बड़े दद्दा संदीप भाई, संदीप कचेर जी नासिक से, और राजकिशोर जी, हम सबके बड़े भाई। इन सब ये हमारे की पर्सन हैं, हमें अभिभावक के रूप में है, मेंटोर के रूप में गाइड करते हैं, समय समय पर इस संस्था के बारे में कैसे ऐसे काम करना है और आगे बढ़ना है। अब कुछ मैं कमेंट ले लेता हूँ। हाँ शिवम भाई, ये बहुत ज़रूरी है। मेरे पापा ने भी कमेंट किया है, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड, थैंक यू पापा। बहुत सुंदर, काफ़ी लोग हैं, कमलेश जी, शिवम जी, भारत राधिका जी, कृष्ण कुमार जी, आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी प्रतिक्रिया, प्रदीप जी थैंक यू, पूरन भरद्वाज जी, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है आप। आपका सहयोग समाज के प्रति बहुत ही डेडिकेटेड है। मैं इस सब के बीच में बहुत सारी बातें कहना शायद मैं भूल भी गया होऊंगा, लेकिन बेसिक चीज़ें मैंने बता दी है। तो हमें आई थिंक वाइंड अप करना चाहिए अपने इस प्रोग्राम को। और अगर किसी का कोई कमेंट है, आप कोई बात कहना चाहता है, तो आप मुझे कमेंट के थ्रू कह सकते हैं, या कोई सवाल है जो मुझसे पूछना चाहेंगे, वो चीज़ मैं बोल सकता हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट का, या कोई बात है जो मुझे बोलनी है। जी पंकज जी, बहुत सही आपने बताई है कि अपने संगठन के विस्तार और उसके लोगों से कनेक्टिविटी के लिए हमें उस पर काम करना है। और मैं लोगों से आह्वान करता हूँ कि आके हमसे जुड़े। बाकी हम लोग भी एज अ टीम जो काम कर रहे हैं, हर किसी व्यक्ति के पास पहुँचने और उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। प्रभात जी धन्यवाद। अच्छा, अब एक और बात है, ये लाइव प्रोग्राम एक ऐसे क्रूशियल टाइम पे हो रहा है ना, जो कि बहुत
हर्षोल्लास का समय चल रहा है, फेस्टिवल सीजन है। राज भाई, आपका एक कमेंट है कि आपका ऐसा लगा कि शब्दों में के माध्यम से लोगों को बताइए। बिल्कुल, मैं बोलता हूँ। लाइव प्रोग्राम बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। एटलीस्ट लोगों तक पहुँचने के लिए, अपनी बात कहने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। मेरी खुद के व्यक्तिगत बहुत सारे विचार है, बहुत सारी मेरी खुद की जर्नी है लोगों तक पहुँचने के लिए। मुझे नहीं लग रहा आपको स्टॉप करना चाहिए। और इनफैक्ट अगर कभी इस सब चीज़ों के लिए मेरी मदद चाहिए, मदद थोड़ा मैंने ज़्यादा बोल गया, मेरा कभी भी कोई ऐसा कुछ मौका आता जहाँ पर मैं कुछ इस चीज़ के लिए कर पाऊँ, कंट्रीब्यूट करूँ, आपको मैं असिस्ट कर पाऊँ, तो मेरे लिए कोई भी सेवा हो तो प्लीज़ बताइएगा। और आपकी ही गाइडेंस है तो कि मैं आप यहाँ पे आके मैंने कुछ बोला। समय की कोई सीमा नहीं। भारत राधिका जी, धन्यवाद। हाँ, तो ये फेस्टिवल टाइम चल रहा है, बहुत सुंदर टाइम है अभी इस समय, और हर्षोल्लास का समय है। सब खुश हैं, बाज़ारों में रौनक है, खुशी है, घरों में है, साफ़ सफाई का काम चल रहा होगा। काफ़ी लोग, मैं भी इनफैक्ट 2 दिन से लगा हूँ, बाकी आप सब भी लोग लगे होंगे घर में रौनक का माहौल बनाने के लिए। दिलों में एक खुशियों का माहौल है। और कुछ ही दिन बाद इसी वीक में हम लोग दीपावली मनाने वाले हैं। दीप का उत्सव प्रकाश का है। तो मैं आप सबसे पहले तो इस त्यौहार के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, और बहुत सेफली त्यौहार को सेलिब्रेट करिएगा दीप के थ्रू, जैसा कि उजाला करके हम लोग मनाते हैं। पटाखों से थोड़ा सा मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा दूर रहिएगा। मतलब ये केवल व्यक्तिगत तौर पे मेरे विचार हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट को भी हार्म करता है और उससे कोई बहुत बड़ा आउटकम नहीं निकलता, मुझे ऐसा लग रहा है। थोड़ा सा इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो खुशियों का माहौल है, दिलों में रौनक है, आप सब में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है, सहयोग भी बहुत अच्छा है, अनुभव से अनुभव आप मिल रहा है। धन्यवाद। आप सभी को दीपावली की वंस अगेन बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और आई थिंक वाइंड अप करना चाहिए हमें। आप लोग हाँ, राज भाई ने एक बात बोली थी, हाँ फिर से मैं एक बार बोलूँगा कि ये लाइव प्रोग्राम बहुत सुंदर है, बहुत अमेजिंग है। तो राज भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चीज़ को आप कंटिन्यू करिए, लोगों से कनेक्टिविटी बढ़ती है। पहले भी कह रहे थे बहुत सुंदर प्रोग्राम है, तो अपनी बात कहने का एक प्लेटफॉर्म है, बहुत सुंदर है। मैं कमेंट ले लेता हूँ एक दो आपका। जी कृष्ण जी, आपके देखते रहते हैं हम आपके वीडियोस, इंटरटेनमेंट ट्राई करते हैं आप हम लोग को, बाकी काफ़ी अच्छा। धन्यवाद भाई जी। राज भाई, आपका कमेंट है। आई थिंक वाइंड अप करते हैं। अच्छा, बहुत सारी बातें हो गई, कुछ बातें हो सकता है स्किप हो गई होंगी, तो फिर कभी मौका मिलेगा तो दोबारा इस लाइव प्रोग्राम में आने का मैं बिल्कुल आना चाहूँगा। और अपनी बात इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एक बंद कमरे में बैठ के इतनी दुनिया के बीच में हम एक्सेस कर पा रहे हैं, ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि अपनी बातें वहाँ तक हम पहुँचा पा रहे हैं। तो पुनः आगमन की प्रतीक्षा में। जी राज भाई, आपका धन्यवाद हमें ये मौका देने के लिए, इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। या जी, समाज में अभी भी असंगठित, कमज़ोर और शिक्षा व्यापार कमज़ोर। जी भाई प्रभात जी, ये बहुत सही बात आपने बोली है। ठीक है, वाइंड अप करते हैं इस प्रोग्राम को।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना सारा कीमती समय देने के लिए और मुझे सुनने के लिए। मैं आशा करता हूँ अपनी बातें मैं आप तक पहुँचा पाया हूँ, और व्यक्तिगत तौर पे किसी को मुझे किसी भी विचार के थ्रू किसी को हर्ट करने का इंटेंशन बिल्कुल नहीं था। अगर कोई हर्ट हुआ तो मैं उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, बट उम्मीद है कि मैंने अपने ही व्यक्तिगत शब्द बोले हैं, जो मैंने विचार बोले हैं। और धन्यवाद आप सभी का मुझे सुनने के लिए। बहुत सुंदर लोग हैं आप सभी, बहुत प्यारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।